नमस्कार साथियों। 17 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले उन करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आज की न्यूज़ में और हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही हम उन्हीं न्यूज़ में से अपने मेंस में किस किस सब्जेक्ट में काम आ सकता है, एग्जाम्पल के रूप में निबंध में हो या हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के संबंध में हो या विभिन्न योजनाओं का कैसे हम पेपर 5 और पेपर 7 में यदि पूछा जाता है तो उपयोग करेंगे, उसके संबंध में हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इसको इस संबंध में जो भी पीडीएफ है वो आप हमारे इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। ये न्यूज है, हाई स्कूल बसनी के 35 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। जैसे ही स्कूल का नाम आता है और स्कूल में साइकिल बांटने की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले बात किस चीज की आती है कि ये किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है सरस्वती साइकिल योजना के तहत। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना चल रही है। ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हम अपने एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और मेंस के आपके पेपर 7 में, क्योंकि पेपर 7 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में है तो शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संबंध, शिक्षा के संबंध में जो भी योजनाएं हैं आपके पेपर 7 में पूछा जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान से इसको सुनते चलेंगे, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स की भी तैयारी साथ साथ होती चली जाएगी और आपके मेंस में लिखने लायक भी कंटेंट यहाँ से मिलते जाएगा। तो सरस्वती साइकिल योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी यदि आप जानते हैं तो मेरे साथ रिपीट करते चलिए। देखिए मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि यदि इस प्रकार के न्यूज एनालिसिस का जो निहितार्थ है वो यह है कि यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है इससे, और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि आप इस तरह के जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि हमको इस तरह भी तैयारी करनी चाहिए। तो आपकी तैयारी को एक विशेष प्रकार का धार देने के लिए ही ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। ठीक है। तो सरस्वती साइकिल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था इसका कब? 2004-5 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि देखिए, ये आपको ये भी पता है कि पहले हर गांव में स्कूल नहीं होते थे और अभी भी हर गांव में मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल की उपलब्धता नहीं है। तो बालिकाओं को स्कूलिंग करने के लिए परिवहन साधनों का अभाव होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पितृसत्तात्मक समाज है और यहाँ पहले अपने लड़के को ही प्राथमिकता दी जाती शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो लड़कियों के बालिकाओं के शिक्षा में परिवहन साधन बाधा न बने, इसको ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से, उद्देश्य आपका क्या है कि बालिकाओं के शिक्षा में परिवहन साधन बाधा न बने, तो इस प्रकार के निःशुल्क साइकिल वितरण करके उनकी परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना था। ये इसका उद्देश्य था। साथ ही और क्या था इसका पात्रता क्या है? तो हाई स्कूल में जो 9वीं से ऊपर की जो छात्रा है, ठीक है, 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलेगा। आप याद रखेंगे इसको। आपको मिडिल स्कूल में ये ऑप्शन में दे दिया जाए कि 6वीं से दिया जाता है क्या? नहीं, ये 9वीं में जो भी छात्राएं अध्ययन के लिए जाती हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं। लिखा भी देखिए, निःशुल्क सहायता का वितरण किया गया। ठीक है। और हाई स्कूल में कक्षा 9वीं, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्रों को ये दिया गया। और यहाँ और भी लिखा गया इससे क्या फायदे हैं। अब यदि आपके पेपर 7 में पूछ दिया जाए कि इसका लाभ क्या है, क्या महत्व है, अभी तक इसके आउटकम लगभग 20 साल हो गया इस योजना को चलते हुए, इसका आउटकम क्या है, तो देखिए लिखा है बालिकाओं को स्कूल आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। शिक्षा संस्था से बालिकाओं को जोड़ने के लिए एक सराहनीय पहल है। ठीक है। जीवन में शिक्षा का महत्व है इसीलिए, क्योंकि देखिए शिक्षा जरूरी नहीं कि आपको नौकरी दिलाए, लेकिन शिक्षा आपको एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व बनाती है। ठीक है। तो इसलिए इस साइकिल योजना का यहाँ पे लाभ तो मिला ही है। साथ ही किसको ये मिलेगा? इसके लाभार्थी कौन होंगे जी? इसके लाभार्थी होंगे एसटी, एससी और ओबीसी के परिवार की महिलाएं, छात्राएं और जो बीपीएल परिवार की हैं। ठीक है। इस एसटी, एससी और बीपीएल परिवार की बालिकाएं शामिल होंगी। चाहे इस बीपीएल परिवार में देखिए, यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी मत समझिएगा, इसमें जो जनरल कैटेगरी में जो शामिल हैं उनके भी यदि ऐसे परिवार जो बीपीएल में शामिल हैं उनकी भी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बारीकी के साथ। एमसीक्यू में आपको फंसा सकता है, यह केवल एसटी, एससी, ओबीसी के लिए करके नहीं, यह एसटी, एससी, ओबीसी साथ ही ऐसे बीपीएल परिवार जो जनरल कैटेगरी में भी आते हैं उनके भी छात्र बालिकाओं बच्चियों को इस सुविधा का, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर, ये न्यूज है, पितरों की स्मृति में करवाया भोजन। ठीक है। कहाँ? स्कूल्स में।
किसके तहत? इस योजना का नाम है न्योता भोज। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ही अभी जो जो राज्य में जिसकी सरकार है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने वर्ष 2024 में अपने जन्म दिवस के अवसर पर, इनका जन्म दिवस कब पड़ता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को न्योता भोज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी हमारे छत्तीसगढ़ में, न्योता भोज कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, अब न्योता भोज कार्यक्रम की शुरुआत, इसके तहत उद्देश्य क्या है? इसके तहत उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन के तहत यह एक ऐसी पहल है जो समुदायों और व्यक्तियों को, इसको समुदायों और व्यक्तियों को जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है उस दौरान क्या करना है? स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराना है। पूरी तरह से यह कैसा है? स्वैच्छिक न्योता भोजन कार्यक्रम पूरी तरह से क्या है? ये स्वैच्छिक है और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था मध्याह्न भोजन में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकता है। व्यक्ति, संगठन, समाज स्कूलों में भोजन का कर सकते हैं योगदान। मिड डे मील का नहीं होगा विकल्प। ठीक है, और बच्चों को दिए जा रहे खाने के पोषक मूल्यों में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, और यह समुदाय की भागीदारी से स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का तरीका है ये। ठीक है, समझ गए? तो इतना ही इसमें बताना था आपके एमसीक्यू के लिए। आप याद रखेंगे 21 फरवरी 2024 को शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको कब प्रदान किया जाता है और कहाँ प्रदान किया जाता है और कौन कौन प्रदान कर सकते हैं, कौन कौन इसको, इस न्योता भोजन योजना के तहत कौन कौन अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज आपके, क्योंकि ये कोई भी अखबार के बीच के पन्नों में रहता है ये, ठीक है, तो आपके नजरों से क्या हो जाता है? ये ओझल हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई है। आपको मैं दो चीजों से इसको पुष्ट करता हूं। आपके एमसीक्यू बेस्ड क्या क्या यहाँ से आपको लाभकारी हो सकता है, और आपके मेंस के निबंध में सेक्शन में, ठीक है, निबंध सेक्शन में जब आप जा करके देखेंगे तो 2023 में आपसे एक प्रश्न पूछा है, 2023 में आपसे एक निबंध पूछा है कि छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और कलाओं की विशेषताएं। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य को मैं हरण देता हूं, कलाओं की विशेषताएं। ठीक है, कलाओं की विशेषताएं। अब आर्ट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो जब इस पर आप निबंध लिखेंगे तो इनके समक्ष चुनौतियों को भी तो लिखेंगे क्या? निबंध में चुनौतियों को लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आपके निबंध का जब सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें लिखा है आंकड़े, कारण, समाधान, प्रभाव, ये सब को शामिल करते हुए आपको निबंध लिखना है। तो चुनौतियों लिखेंगे, फिर इसका समाधान भी बताएंगे आप। ठीक है ना? तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखिए, यहाँ लिखा है कि इस मुक्ताकाशी मंच पर रंग तरंग महोत्सव का आयोजन, इसको आप याद रखेंगे, रंग तरंग महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ठीक है, इसकी खासियत यह है कि यह आयोजन उन पारंपरिक और शास्त्रीय वाद्यों तथा वादकों को समर्पित है जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो चुनौतियां आपको पता चला कि इस तरह से हमको महोत्सव का आयोजन करना पड़ेगा जो हमारे पारंपरिक और शास्त्रीय वाद्य यंत्रों या वादकों को धीरे धीरे जो लुप्त होते जा रहे हैं उसको पुनर्जीवित करना है हमको। ठीक है, इसी को जोड़ने के लिए, ठीक है, देखिए एक खंडी भजन होता है, बूझो बूझो गोरखनाथ, आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो एक बार सुन के देखिए, बूझो बूझो गोरखनाथ करके, बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, आपको जीवन के बारे में भी, और कैसे बूझना है, कोई पहेली कैसे बूझा जाता है, आपके छत्तीसगढ़ी हिंदी में है ना, तो कैसे बूझना है कोई चीजों को, कैसा समय है, ये सब के बारे में आपको इस खंडी भजन के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड के लिए आया है। देखिए इसमें लिखा है, जो ऋषि छत्री नामक एक हमारे संगीतकार हैं, छत्तीसगढ़ के ऋषि छत्री, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे मेंस के छत्तीसगढ़ी पोर्शन में जो ले भाषा है उसमें नए नए प्रकार के साहित्यकार और साहित्य रचना के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो आपके परंपरागत जो किताबें हैं, जैसे हम ज्यादातर लोग विनय कुमार पाठक जी की किताब पढ़ते हैं सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, उस किताब में भी आपको इन सबका नाम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ऋषि छत्री द्वारा किताब लिखा गया है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य। क्या है जी? छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य। लेखक कौन है इसके? ऋषि छत्री, ऋषि छत्री। ठीक, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? इन्होंने इस किताब में और 120 वाद्यों की जानकारी दर्ज की। उनका मानना है कि पूर्वजों की मेहनत से बने इन वाद्यों को महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो ये किताब में दर्ज इतिहास आपके एमसीक्यू के लिए हो गया, और कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, ठीक है, क्या विलुप्ति के कगार पहुंच चुके हैं, ये आपकी चुनौतियों में हो गया। तो देखिए, आपका जब निबंध पूछा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ संस्कृति या छत्तीसगढ़ परंपरा के समक्ष जो चुनौतियां विद्यमान, उसमें कौन सी चुनौतियां हैं, तो एक चुनौतियों के रूप में आप इसको लिखेंगे कि नहीं, आप मुझे बताइए।
क्योंकि देखिए आप जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं से और कंटेंट नहीं मिलेगा, या अभाव है, आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे इस तरह कंटेंट बटोरते रहते हैं और वो उसके बारे में समझते हैं धीरे धीरे एक एक करके बूंद बूंद से करके, तो आपका वो कंटेंट रिच होते जाता है। जब दोबारा इसको आप कहीं और जगह पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा इस तरह के कंटेंट में पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो इस प्रकार आपका रिविजन हो जाएगा। और एमसीक्यू बेस्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या यहाँ से ऋषि छत्र की किताब का नाम, छत्तीसगढ़ में लोकवाद्य यंत्र, आपको किताब का नाम याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला है छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल, गिधवा परसदा और मांढर को बनाए जाएंगे रामसर साइट। तो इन ठीक है, पहली बार तो बनाए जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र रामसर साइट अवेलेबल है। तो अभी एक भी रामसर साइट छत्तीसगढ़ में नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट इन छत्तीसगढ़, ठीक है, कोई भी छत्तीसगढ़ में रामसर साइट नहीं है। तो बनाए जाएंगे किसको? राज्य के 6 जलाशय को चुना गया है, अब इन्हें डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और देखा जाएगा कि वेटलैंड में कितने किस्म के और कहाँ कहाँ से आते हैं पक्षी, इसका सब हमको अध्ययन करने किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। सबसे पहले मांढर जलाशय को, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले मांढर जलाशय को रामसर साइट के तौर पर विकसित करने के लिए चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले किसका नाम आएगा? मांढर जलाशय का। ठीक है, चुना तो गया 6 जलाशयों को, लेकिन सबसे पहले मांढर को विकसित किया जाएगा। ठीक है, वेटलैंड के रूप में। ठीक, दूसरा है गिधवा परसदा, आप इसके बारे में जानते ही हैं, ये पक्षी अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है? बेमेतरा में स्थित है और छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है इसको। गिधवा परसदा कहाँ है? बेमेतरा जिले में, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। गंगरेल डैम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पंडित रविशंकर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कहाँ स्थित है जी? ये स्थित है आपके महानदी पर, धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि गंगरेल डैम की स्थापना कब होती है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1979 पे इसका निर्माण किया गया था। इसमें बिजली उत्पादन किया जाता है 10 मेगावाट का, ठीक है, या 7 मेगावाट, अब एक बार चेक करेंगे। जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो जल विद्युत उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। स्थापना देख ली हमने, महानदी पर है, ये निर्मित है। तो इस तरह से आपको न्यूज को एनालिसिस करना, जहां जो फैक्ट दिखा उस संबंध में उसके संबंधित जानकारी तुरंत ही हासिल कर लेनी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार गंगरेल, गिधवा परसदा, मांढर को बनाए जाएंगे रामसर साइट। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या हो गया कि ऐसा समय आ गया है। सर्वे के बाद इन सारे वेटलैंड्स को विकसित किया जाएगा। ठीक है, जो मंगलवार को वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक होती है। तो एक और क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो माननीय मंत्री जी हैं केदार कश्यप जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये रामसर साइट क्या होता है? आपके पेपर मेंस के पेपर 4 पर्यावरण में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक नज़र जान लेते हैं, एक नज़र में, कि क्या है रामसर साइट। रामसर स्थल उन स्थलों को कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी जलाशय की सूची में है। रामसर साइट में उन जलाशयों या आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता है जहां न्यूनतम 20,000 से ज्यादा पक्षी आते हैं। और अभी हम थोड़ी इस न्यूज के बाद अगले न्यूज कवर करेंगे हमारे यहाँ कौन कौन से पक्षी कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो आपको इससे इंटरलिंक हो जाएगा। अच्छा, प्रवासी पक्षियां आते हैं और उनके रहने का, निवास करने का स्थान बनता है, इसलिए इसको वेटलैंड साइट घोषित किया जाता है। तो न्यूनतम 20,000 से ज्यादा पक्षी आते हैं। इनमें कई दुर्लभ किस्म के देसी विदेशी पक्षी होते हैं। उन पक्षियों के लिए वहां सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता होती है। ये जब तक नहीं होगा तब तक वेटलैंड या रामसर के तहत वेटलैंड नहीं बन सकता। तो सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता, साथ ही साथ ऐसे कोई भवन प्रोजेक्ट निर्माण वहां पर नहीं किया जा सकता जिससे कि पक्षियों और जलाशय के जीवों को किसी तरह की परेशानी हो, यानी उस स्थान के चारों ओर एक निर्धारित दायरे में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक भी रामसर साइट नहीं है। ठीक है, और भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 91, इस अंडरलाइन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो इसी से संबंधित है। देखिए लिखा है यहाँ पर, आर्कटिक से हजारों किलोमीटर तय करके रड्डी टर्न स्टोन ये ठंड के आने का संदेश लाए हैं। अब ये क्या है? तो आपको पहले तो ये नाम याद रखना है। ये रफ, देखिए पौधों के ऊपर भोजन की तलाश में उड़ता है रफ पक्षी, और ये तालाब के ऊपर उड़ान भरता है रड्डी टर्न स्टोन पक्षी। याद रखना है इसको। ठीक है, रफ और रड्डी टर्न स्टोन पक्षी। ठीक है, कहाँ से आते हैं देख लीजिए इसको। मानसून के अंतिम पड़ाव के बीच सरगुजा में प्रवासी पक्षियों का दल हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पहुंचने लगा है। रफ और रड्डी टर्नर जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी हाल ही में सूरजपुर के बतरा डैम में देखे गए हैं। आपके लिए फिर एक फैक्ट आ गया,
बतरा डैम किस जिले में है जी? बताइए मुझे, बतरा डैम किस जिले में है? तो ये सूरजपुर जिले में। मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूं? आप जब 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा करके देखते हैं तो पूछा गया किंकारी डैम किस जिले में। कभी पढ़े थे किंकरी या किंकारी डैम? नहीं ना। हमने तब तब जाके जाना कि सारंगढ़ जिले में। उसी प्रकार से बतरा डैम कहाँ है? सूरजपुर जिले में। आपको याद रखना है इसको। अब इन्हीं क्षेत्रों में, जैसे हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, वेटलैंड कब घोषित किया जाता है कि न्यूनतम 20,000 प्रवासी पक्षी जब आते हैं, उनके रहने खाने सुरक्षा का वहां प्रबंध होता है, और उसमें दुर्लभ प्रकार के प्रजातियों पक्षी की प्रजातियां होती हैं, तब उनको वेटलैंड साइट घोषित करते हैं। तो ये रफ और रड्डी टर्न जो है, देखिए यहाँ लिखा है दुर्लभ प्रवासी पक्षी हैं। ये कुछ दिन विश्राम के बाद दक्षिण भारत की ओर बढ़ जाएंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या क्या पक्षी आते हैं देखिए, जैसे कॉमन सैंड पाइपर, ग्रीन सैंड पाइपर, वुड सैंड पाइपर, टेमिनस स्टिंट और लिटिल स्टिंट यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, इनके लगातार रिकॉर्ड्स ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों की बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है, अर्थात छत्तीसगढ़ अगला आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल हो सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और आपको पता होगा अभी हाल ही में एक सर्वे, जब सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी जिसमें स्वच्छता और आर्द्र भूमि संबंधित, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इंदौर और उदयपुर को प्रथम और द्वितीय स्थान पर रखा गया है। तो इसीलिए इसके कंजर्वेशन के लिए इससे लाभ क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, इन पक्षियों के बारे में क्या क्या है। तो रड्डी टर्न स्टोन ये छोटे पैरों वाला सैंड पाइपर है, भोजन की तलाश में रेत और छोटे छोटे पत्थरों को पलटता है। वैसे ही जो रफ पक्षी है ये प्रवासी जलचर पक्षी है, रंगीन पंख होते हैं और जबकि नर सादे भूरे रंग के होते हैं। तो ये सब इस बारे में लिखा गया है। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने उनका नाम जान लिया और कहाँ से आते हैं, कब कब आते हैं, इसको भी हमने जान लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा के बारे में हम अभी लगातार न्यूज कवर किए ही हैं। अब यहाँ पर कुछ रस्म आया है जिसके बारे में आपको, जहां तक मैं जो किताबें पढ़ा हूं उन किताबों में इन रस्मों के बारे में उल्लेख नहीं है। और हम जब मेंस में पूछा भी जाता है, बस्तर दशहरा निबंध भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो इसी वर्ष ही 2024 में ही बस्तर दशहरा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में आपसे निबंध पूछा गया है। ठीक है, निबंध पूछा गया है बस्तर दशहरा के बारे में। कब? 2024 में दशहरा। ठीक है, तो जब, अब देखिए, जब ये आपके प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जाता है तो आपके पास पर्याप्त कंटेंट है। लेकिन जब मेंस में निबंध पूछा जाएगा तो आपको कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जब ऐसे कंटेंट की जब आवश्यकता होती है तो उन्हीं कंटेंट को की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के रस्मों को हमको उल्लेख करना होता है। साथ ही आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में इस प्रकार के जो रस्म हैं या परंपराएं हैं उसको पूछा जा सकता है। और आप इसको पिछले एक वर्ष के में जितने भी व्यापक में पीएससी पर हुए एग्जाम्स हैं उसमें अनुभव कर सकते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस परंपरागत किताबों के बाहर से भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन न्यूज जो एनालिसिस है उन चर्चाओं का आपको हिस्सा बनना होगा। इसमें देखिए आपको पहला रस्म दिया है नार फोड़नी रस्म। आपने सुना था कि नार फोड़नी रस्म क्या होता है? सीधी सी बात है, देखिए, तो जो रथ बनाया जाता है, ठीक है, रथ में पहिए लगे होते हैं। ठीक है, क्या पहिए, इन पहियों को बीच से इसमें रॉड डालने के लिए छेद किया जाता है। इस छेद करने की परंपरा को ही नार फोड़नी कहा जाता है। साथ नार फोड़नी, यदि आप छत्तीसगढ़ी समझते होंगे तो जो बच्चा पैदा होता है उसका निरहुआ होता है, ठीक है, नाभि पे, ठीक है, उसी को नाभि में, इस व्हील के नाभि में छेद करना को समझिए नार फोड़नी कहा जा रहा है। ठीक है, रथ का पहिया बना और इस नार फोड़नी रस्म में क्या क्या किया जाता है? मोंगरी मछली चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ रस्म का नाम लिखा गया है। सबसे पहले वारसी उतारनी रस्म। तो वारसी उतारनी रस्म क्या था आपको पता है? सिरहा सार में जब लकड़ी को लाया जाता है जंगल से काट करके, ठीक है, तो उन लकड़ियों को जब उतारा जाता है और रथ बनाने का कार्य शुरू किया जाता है तो उसको वारसी उतारनी रस्म कहा जाता है। अब रस्म आता है नार फोड़नी रस्म। ठीक है, तो नार फोड़नी रस्म में आपको बता दिया कि देखिए क्या होता है इसमें, इस पहिए में एक्सल लगाने के लिए बीच में एक होल किया जाता है। इस विधान को नार फोड़नी रस्म कहा जाता है। ये कैसे होता है? नार फोड़नी विधान को पूरा करने के पहले रथ के पहियों को धोया गया, जिसके बाद इसमें लाई चना अंडा अर्पित कर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मोंगरी मछली और अंडे के साथ ही बकरा चढ़ाया गया। अब पहियों के मध्य छेद करने पारंपरिक औजारों का उपयोग किया गया। आपसे 2 मार्क्स में आपके पेपर 6 के जो
सीजी पोर्शन है उसमें 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि नहीं, बताइए नारी फोड़नी रस्म क्या है, क्या है, ठीक है, यह कब आयोजित किया जाता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। हर चीजों को किताब में मेंशन कर पाना संभव नहीं है, तो आपको इसे ही अपना किताब का एक्सटेंशन भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ, साथ ही ये सब सिरहा भवन में चल रहे हैं ना, याद रखेंगे सिरहा भवन में, ठीक। उसके बाद 75 कारीगर इसमें भिड़े हुए हमारे काम का नहीं है। ये जो 96 अंगुल होता है ये भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ से हमने बस ये एक चीज जानना था हमको, नार फोड़नी रस्म क्या है और वारसी उतारनी रस्म क्या होता है, इस रस्म में क्या क्या होता है, क्या इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, क्योंकि हमको न केवल भारत को बल्कि छत्तीसगढ़ को भी क्या बनाना है जी, विकसित बनाना है। और विकसित बनाने के लिए क्या एक ही पैर से कोई भी मनुष्य क्या एक पैर से ही सक्षम हो पाता है सही से, दोनों पैर जब तक उसका स्वस्थ ना हो तब तक वो बैलेंस नहीं होगा। तो दोनों पैर कहने के मेरा यहाँ पे निहितार्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी सहायता राशि है और राज्य सरकार के अपने स्वयं के संसाधन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब सहयोग करती है विकास के लिए, तो किसी भी स्टेट का विकसित होना या विकसित होने की ओर आगे बढ़ना अवश्यंभावी हो जाता है, ठीक है। तो इसी सब में जो मोदी की गारंटी हम सब जानते हैं, जो अभी वर्तमान में सरकार है उनका एक घोषणा पत्र मोदी गारंटी था, इसके तहत और इससे इतर भी केंद्र सरकार ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन प्रदान किए हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यदि आपके निबंध में या फिर किसी प्रकार की योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आपके सीजीपीएससी मेंस के पेपर 5 इकोनॉमी सेक्शन में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो आपको इन्हीं सब तथ्यों को आंकड़ों को वहां पर दर्शा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 47,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल। ये सब जल जीवन मिशन के बारे में आप यहाँ से देखिए, मैं हर चीज को यहाँ बताऊंगा तो वही बात हो जाएगी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा काम करेंगे, जल जीवन मिशन के बारे में देख लेंगे जिसके बारे में हमने अभी 2-3 दिन पहले ही चर्चा की थी। फिर पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख पक्के घर, पीएम आवास योजना के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए पीएम जनमन योजना, ये आदिवासी से संबंधित है, आपको पता है जनजातियों से संबंधित है। तो पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में, फिर इसके माध्यम से किसको लाभ मिल रहा है इसको आप पढ़ेंगे। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ये पीवीटीजी के लिए आप जानते हैं, ठीक है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति उनके लिए शुरू किया गया था, इसको आप एक नजर देखेंगे, ठीक है। साथ ही महतारी वंदन योजना राज्य सरकार का अपना स्वयं का स्कीम है, इससे 69 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में शुरू हुई थी, आप देखेंगे 2019 में इसकी पहली किस्त आई थी, ठीक है। तब से लेकर के आज तक कितने किसानों के खाते में पैसे पहुंचे हैं, तो ये सब जब आप देखेंगे तो आप इससे क्या सीखते हैं कि मान लीजिए मैं एक प्रश्न बनाता हूं आपसे, ये आपके देखिए लीक से हट का क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की जो आवृत्ति है पिछले 2 वर्ष में वो लीक से हट के आने की है, ठीक है। आप जो किताब पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन यार एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपके बेसिक से जुड़ते हुए एनालिटिकल क्वेश्चन बनाता हूं और प्रयास करिएगा इसका अभ्यास करने का कि वाकई में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या कि नहीं, ठीक है। देखिए कि सरकार ये आपके मैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 में पॉलिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सरकार की लोक कल्याणकारी चरित्र का लोक कल्याणकारी चरित्र का तार्किक विश्लेषण कीजिए। तो ये लोक कल्याणकारी चरित्र हमको कहाँ दिखता है, पॉलिटी संविधान के डीपीएसपी सेक्शन में भाग 4 में, ठीक है। डीपीएसपी में और लोक कल्याणकारी चरित्र जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं योजनाओं के माध्यम से बताना है कि जी हाँ, राज्य के जो भारत का जो संविधान है वो जिस लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है वह राज्य के इन जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं इनके माध्यम से पुष्ट होती है कि भारत का जो संविधान ने जो भी राज्य सरकारों के लिए जो अपेक्षा की थी उस पर खरे उतरे हैं और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करता है। तो आपको इस तरह से अपने समझ भी विकसित करना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का चरित्र कैसा होता है, वह लोगों के जो बुनियादी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, घर, ये सब चीजें उन लोगों को प्रदान करता है, ठीक है। महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करता है, महिलाओं को शिक्षा के लिए कार्य करता है, तब जाकर के वो लोक कल्याणकारी चरित्र को उजागर करता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है और इस प्रकार की उदाहरण या योजनाओं को कहाँ पर आप उपयोग करेंगे इसके लिए भी आपको सीखते रहना है, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ।
ये दो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के धार जिले में दो चीजों का शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहला है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? ये कब से कब तक चलेगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपके लिए एमसीक्यू फैक्ट पहला कि जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो है अभियान, वो कब तक चलेगा? वो चलेगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पूरे प्रदेश व्यापी है ना। और इसी में मैं आपको जोड़ देता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी आज से ही शुरू होगा सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान। हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो इंदिरा गांधी आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ आप देखेंगे पीएम मित्र पार्क की स्थापना, पहला हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। पहला पीएम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। और गांव का नाम क्या है? देखो, हमने कल पढ़ा था भैंसोला। भैंसों को ला करके हमने पढ़ा था ना, इसको याद रखना आपको। भैंसोला गांव में पहला पीएम मित्र पार्क की निर्माण या शिलान्यास किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके द्वारा देश भर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार के माध्यम से। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है। देखिए, ध्यान रखेंगे कि इस बार के राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब हो रहा है? 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है आज से ही 17 सितंबर से। ठीक है, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी आज से ही हो रहा है। ठीक है, सुमन सखी चैटबॉट का भी शुभारंभ आज से हो रहा है। तो सुमन सखी चैटबॉट, इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करेंगे और स्वयं से पढ़ेंगे। गूगल सखी चैटबॉट, सुमन सखी चैटबॉट आखिर है क्या? और एक और नाम है एक बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा वितरण। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम वाला। ठीक है, तो इन सबको आपको क्या करना है? अपने प्रीलिम्स या फिर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए तैयार कर लेना है। साथ ही देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। आप यहाँ पर देखिए, आदि सेवा पर्व कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी इस आदि सेवा पर्व का? इस आदि सेवा पर्व का संबंध कौन से अभियान से है? आदि कर्मयोगी जनजाति सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था आदि कर्मयोगी अभियान। तो उन्हीं के लिए आदि सेवा पर्व का ये पर्व का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यदि आपसे पूछ दे कि आदि सेवा पर्व की मुख्य विशेषता क्या है, तो 20 लाख आदि कर्मयोगी, 1 लाख आदि सेवा केंद्र, 1 लाख जनजाति गांव, एक विजन, जन नेतृत्व शिकायत समाधान। इस आदि कर्मयोगी अभियान एक उत्तरदायी शासनिक पहल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जनजाति जमीनी नेतृत्व आंदोलन प्रदान करने के लिए। तो ये सब सारे फैक्ट हैं, आपको अपने एमसीक्यू के लिए इसको क्या करना है? आत्मसात कर लेना है, याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आपको याद होगा कि आज ही के दिन 2 वर्ष पहले पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में आप एक नज़र दौड़ा लेंगे। ठीक है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना की क्या था, कब शुरू हुआ था, किसके लिए था? तो आपको पता है कि भारत में जितने भी परंपरागत जो व्यवसायी हैं, लोहार, सोनार, चर्मकार, बढ़ई, ठीक है, जो कारपेंटर हैं, इन सबको क्या प्रदान करना है? उनके व्यावसायिक जो परंपरागत या जो जातिगत व्यवसाय है उनमें बढ़ावा देने के लिए इनको किट प्रदान किया गया। ठीक है, विश्वकर्मा किट प्रदान किया गया, जिसमें इन लोगों के व्यवसाय से संबंधित सारे औजार या उपकरण उसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें देखिए इसका आउटकम, जब आपसे पूछा जाएगा कोई भी योजना कब सफल मानी जाती है, तो उसके आउटकम को देख के पता लगाया जा सकता है। देखिए, 30 लाख से अधिक विश्वकर्माओं का सफल पंजीकरण हुआ है। 23 लाख विश्वकर्माओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। 5 लाख विश्वकर्माओं को इतने करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है और 8 लाख विश्वकर्माओं को टूल किट दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय SC/ST हब स्कीम क्या है, इसके बारे में आप एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय SC/ST हब स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है जी, तो 16 में इसका उद्देश्य क्या था? SC/ST कैटेगरी के जो भी उद्यमी हैं उनको उद्यम स्थापित करने में मदद करने और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें वित्तीय सहायता, व्यावसायिक मार्गदर्शन और सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास शामिल है। ध्यान रखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2016 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो जो SC/ST वर्ग के उद्यमी हैं उनको उद्यम स्थापित करने में विभिन्न प्रकार के सहायता प्रदान करना सशक्तिकरण के लिए, जिसमें वित्तीय सहायता, व्यावसायिक मार्गदर्शन और सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य वही उद्यमिता को बढ़ावा देना, आर्थिक सशक्तिकरण करना, सरकारी खरीद में भागीदारी में उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है,
एक और यहाँ पे योजना का नाम लिखा गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। क्या है? तो यह कब शुरू किया गया था? इस योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री इन्वायरमेंट जनरेशन प्रोग्राम ईजीपी, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2008 में। ठीक है, शुरू की गई थी। इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका संचालन करता है एमएसएमई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तथा इसको आपके एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इसे पूछा जा सकता है कब शुरू? 2008 में। एमएसएमई मंत्रालय के साथ साथ और कौन है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। कौन है? केवीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, रूरल प्लस अर्बन दोनों क्षेत्रों में क्या करना है? रोजगार के अवसर निर्मित करना है, रोजगार के अवसर निर्मित करना है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। बढ़े तो ये सब आपकी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को आपके पेपर 5, पेपर 7 में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इन सबको तैयार रखना है। और साथ ही साथ आपके एमसीक्यू के लिए तो मैं बताते ही जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट यदि आप ध्यान रखेंगे, समझते चलेंगे, तो हर पॉइंट आपके एमसीक्यू में काम आ सकता है। यहाँ अब हमारे जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्हीं सब खबरों पर हम चर्चा करेंगे। आर वैशाली, ठीक है, वैशाली कौन से खेल से आती है संबंध इनका? यहाँ पे चलिए करते जाइए। इनका संबंध है शतरंज से, शतरंज खेल से। तो इन्होंने क्या जीता? ग्रैंड स्विस का खिताब जीता। हाल ही में किसका खिताब जीता इन्होंने? ग्रैंड स्विस का खिताब जीता। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली ने क्या जीता है? ग्रैंड स्विस खिताब जीत करके क्या एक रिकॉर्ड, इतिहास बनाया है। ठीक है, और इतिहास इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी जी ने जब बधाई, किसी को बधाई देते हैं तो वाकई में क्या होता है? बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरा देखिए, भारत को मिला पहला स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन। पहला स्केटिंग, ये पहला है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन, स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है जी, इनका नाम क्या है? स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। आनंद ने जीता गोल्ड। आनंद वेल कुमार, याद रखेंगे इसको, आनंद कुमार वेल कुमार। ठीक है, इन्होंने, इनका हमको क्या करना चाहिए? वेलकम करना चाहिए। किसका? आनंद का। जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? आनंद। इसीलिए जब पहला स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन भारत बना तो हमने क्या किया? आनंद के साथ क्या किया? उनका वेलकम किया। इसी ऐसे याद करना इसको, आनंद के साथ हम क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं। आनंद कुमार वेल कुमार पहला स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन भारत का बना है। ठीक है, आनंद ने रिकॉर्ड समय बनाया इतिहास, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के संबंध में है ये। प्रदेश का पहला चैटबॉट निगम आज करेगा लॉन्च। कौन सा निगम? तो आपको याद रखना, फिर से एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला चैटबॉट, क्या? पहला चैटबॉट जारी करने वाला निगम कौन सा है? इस निगम का नाम है बिलासपुर। याद रखेंगे, बिलासपुर नगर निगम प्रदेश का पहला चैटबॉट लॉन्च करेगा, जो जो किसके बारे में बताएगा? व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध कराएंगी कई सेवाएं। ठीक है, चलें अगली न्यूज की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में चुनौतियों के बारे में पूछा जाता है और आपके निबंध में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्टेशन में या फिर हरित ऊर्जा के एडॉप्टेशन में भारत के संबंध में क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो एक बड़ी चुनौतियां हम आप दोनों सुनते थे कि जो चार्जिंग स्टेशन हैं उसकी कमी है, तो और असमानता है। एक तो कमी है, दूसरी असमानता है। ठीक है, असमानता क्यों? देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, यहाँ चार्जिंग स्टेशन की संख्या देखिए और बाकी जगह चार्जिंग स्टेशन आप देखेंगे तो असमानता है स्टेशन में। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्टेशन में या अपनाए जाने में कमी है, उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू हम यहाँ सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की बात कर रहा है। तो ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की जब बात आती है तो इसका किस संगठन द्वारा किया जाता है सर्वे? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका सर्वे किया जाता है। दूसरा, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली की एक नई प्रजाति क्या प्राप्त हुई है? सिरटोडैक्टाइलस वनरक्षक, नाम याद रखेंगे, सिरटोडैक्टाइलस वनरक्षक प्रजाति पाई गई है। मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली कहाँ पाई गई है? कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है असम। ठीक है, वैसे ही हाल ही में बेंगलुरु के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बेंगलुरु के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी को। इसको कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी। ठीक है,
इंटरनेशनल गीता महोत्सव का 5वां संस्करण, इंटरनेशनल गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। किस बांध के पूरा होने से रावी नदी का पाकिस्तान में जल प्रवाह बंद हो गया है? तो उस बांध का नाम है शाहपुर कंडी बैराज। इसको याद रखेंगे, शाहपुर कंडी बैराज बांध का निर्माण पूरा होने से रावी नदी का पानी पाकिस्तान में जाना बंद हो गया है। पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को किस नाम के रूप में रीब्रांड किया है? पेटीएम जो हम पहले चलाते थे, पेटीएम अब अपने आप को नया रीब्रांड किया है, उसका नाम है पाई प्लेटफॉर्म। क्या है? पाई प्लेटफॉर्म। ठीक है। गूगल ने अपने किस उत्पाद का नाम बदलकर जेमिनी रखा है? तो बार्ड, पहले जिसका नाम बार्ड होता था उसी का नाम उसने बदलकर जेमिनी रख दिया है। असम में अनावरण की गई लचित बोरफुकन प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये इसमें इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यदि मैं डिस्कस करने जाऊँ तो ये अपने आप में 10 मिनट का समय ले लेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ हेडिंग बताऊंगा और आपसे यदि पिछले 10 वर्षों में या फिर विकास या विकसित भारत की ओर जाने में क्या क्या रोड मैप है, हमने क्या क्या चीज़ों को आगे, हमारे पास सकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, इस संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है जन औषधि केंद्र, जनधन खाते, QR कोड में से व्यापार क्रांति, समृद्ध महिला सशक्त देश। ठीक है, देखिए ड्रोन दीदी, नमो 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 ड्रोन दीदी के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद फास्टैग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा, सस्ता डेटा और इंटरनेट, UPI व डिजिटल पेमेंट, मेट्रो के विस्तार से सफर हुआ आसान। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं व व्यवहार में बदलाव, तकनीक आधारित शासन कैसे? तो डिजिटल इंडिया वर्ष 2015 में आया था। इंडिया स्टैक और आधार एकीकरण, UPI क्रांति हुई, टेक फर्स्ट नौकरशाही की स्थापना होती है। फिर मेक इन इंडिया, जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उज्ज्वला योजना। फिर नवाचार, विज्ञान और बुनियादी ढांचाओं में हम देखेंगे INS विक्रांत, AI और क्वांटम की दिशा में भारत ने टेलीकॉम, 5G और 6G की तैयारी में बड़ी प्रगति की है। कानूनी और संरचनात्मक सुधार, जिसमें भारतीय न्याय संहिता और आपराधिक कानून, पुराने कानूनों को खत्म करना, एक देश एक चुनाव, विदेश नीति में नवाचार तो वैश्विक योग कूटनीति, शपथ ग्रहण में सार्क के नेता को आमंत्रण, फास्ट ट्रैक और पैरा कूटनीति, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, सागर। ठीक है, सागर, ये 4 चीजें याद रखेंगे इसमें। नेबरहुड फर्स्ट अर्थात पड़ोसी फर्स्ट की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक्ट ईस्ट, फिर थिंक वेस्ट, पश्चिम के बारे में सोचना है। ठीक है, ईस्ट के बारे में एक्ट करना है, नेबरहुड को फर्स्ट में रखेंगे। देखिए ये सब आपको विदेश नीति में समझना होता है। पड़ोसियों को हम हमेशा किस में रखेंगे? पहले नंबर पर रखेंगे। एक्ट करेंगे किसके लिए? ईस्ट के लिए अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के लिए। और थिंक करेंगे, सोचेंगे किसके लिए? वेस्ट के लिए, अर्थात प्रायोरिटी में हमेशा पड़ोसी है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, फिर वेस्ट है। ठीक है, आपको हमेशा भारत की विदेश नीति के बारे में इस सीक्वेंस को याद रखना है। फिर आता है सागर, अर्थात सागर मतलब जो भी इंडो पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंध को किस तरह से बना कर रखेंगे ताकि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में जो व्यापार की आवाजाही खुले, शांत और लोकतांत्रिक ढंग से सबके लिए सुगम हो, उपलब्ध हो। ठीक है, डिजिटल व ई गवर्नेंस, ये पिछले 10-15 वर्षों का जो शासनकाल रहा है या बदलाव रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके संबंध में आपको यदि कहीं पर भी लगता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से ये निबंध में ही उपयोग होगा आपका, तो जहां का पर भी आपको लगता है इस प्रकार कंटेंट को एज ए एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे पूरी आशा है कि आज का न्यूज एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, सीखने और सिखाने की परंपरा इसी तरह से जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।